वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। टेस्ट नंबर 161 है यूपीपीएससी के लिए। फोकस करेंगे हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज डेट हो गई है 25 जुलाई 2020। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? बड़ा ही आसान सा प्रश्न है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। तो देखिए, सितंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने की योजनाएं तैयार की गईं। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 में एक कंपनी का गठन किया। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर था। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? पुणे में, गोवा में, पौंडीचेरी में और सूरत में। प्रश्न में ये तो पूछा नहीं है स्थायी थी या अस्थाई, लेकिन जिसमें अस्थाई लगी थी वो ऑप्शन भी नहीं है, तो स्थायी के लिए इसका आंसर क्या लगा देंगे हम? ऑप्शन नंबर डी, सूरत में। वैसे मसूलीपट्टनम में लगी थी। तो देखिए, जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। उसके बाद 2 साल बाद लेकिन ये चला नहीं, 1613 में स्थापित एक कारखाना जो स्थायी था वो कहाँ स्थापित किया गया था? सूरत में स्थापित किया गया था। तो पहला स्थायी मसूलीपट्टनम और दूसरा स्थायी कहाँ पर? अभी तो बताया है, सूरत में। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई लिया था पुर्तगालियों से। किससे लिया था? पुर्तगालियों से। तो देखिए, 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ था। किससे? पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से। अब क्या हुआ, चार्ल्स को इसमें जो है दहेज के स्वरूप में मुंबई उपहार के रूप में मिल गया, जिसे उन्होंने 1668 में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 में आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था, और गृह सरकारों की आज्ञा से अंग्रेजी एवं फ्रांसीसी सेना के बीच कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो था वो 1746 में आरंभ हो गया तथा 1748 में एला शापल की संधि के साथ ये युद्ध समाप्त हो गया। कौन सी संधि? एला शापल की संधि के साथ कर्नाटक का पहला युद्ध समाप्त हो गया। पूछ लेते हैं प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? किसको? सर निकोलस फेट, सर जॉन गेयर, सर जॉन चाइल्ड या फिर अंगियार? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन चाइल्ड को। तो मुंबई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 में मुंबई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का उसने प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दे दिया और मुगल सम्राट औरंगजेब के सामने उसे अंततः माफ़ी मांगनी पड़ी थी। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सफलता मानी जाती है बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर है प्लासी का युद्ध, नहीं बक्सर का युद्ध। जागते रहिएगा, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो 22 अक्टूबर 1764 में हुए बक्सर के युद्ध में अंग्रेज सेनापति कैप्टन मुनरो ने बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया। इस युद्ध को अंग्रेज़ों की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता माना जाता है। यूपीएससी सिविल सेवा में भी कई बार पूछा है प्रश्न स्टेटमेंट बनाकर, कभी बक्सर का युद्ध रख देता है, कभी प्लासी का रख देता है उसकी जगह, लेकिन उत्तर तो बक्सर का युद्ध है ना। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? सिख राज्य का अंतिम राजा खड़क सिंह नहीं था, शेर सिंह नहीं था, नव निहाल सिंह नहीं था, दलीप सिंह था। कौन? दलीप सिंह।
तो महाराजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 से लेकर 1849 तक शासन किया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? इनमें से सिखों ने, राजपूतों ने, मुगलों ने या मराठों ने? इनमें से सबसे अधिक पुरजोर किया था विरोध मराठों ने। 4 आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे, 4-4। तो भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों द्वारा किया गया। 4 आंग्ल मराठा युद्ध के बाद ही मराठा शक्ति को दबाया जा सका। क्वेश्चन नंबर 9 है, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया है। कहाँ पर करवाया है? नैनीताल में नहीं करवाया, कानपुर में नहीं करवाया, ना ही करवाया है माउंट आबू में। कहाँ करवाया है? सरधना में। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधना में करवाया था। बेगम समरू के पति एक यूरोपीय वाल्टर रेनहार्ट सांब्रे थे, जिन्होंने कई रियासतों को सैन्य सेवाएं प्रदान की, और सांब्रे को बंगाल के नवाब नजम खां ने सहारनपुर के रोहिला सरदार जाप्ता खां को हराने में प्रमुख भूमिका के कारण सरधना की जागीर प्रदान की, और अपने पति की मृत्यु के बाद बेगम समरू सरधना की शासिका बनी थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं था, लॉर्ड वेलेस्ली नहीं था, वॉरेन हेस्टिंग था। वॉरेन हेस्टिंग ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। लॉर्ड वेंटिक नहीं था। तो 15 जनवरी 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए थे? किसने किया था ऐसा? जैन उल अबदीन ने नहीं किया था, अकबर ने किया था, अकबर ने। तो देखिए, अकबर द्वारा राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलाए गए थे। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। चित्रकार की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया? प्रारंभ की बात हो रही है, पराकाष्ठा पर पहुंची इसकी बात नहीं हो रही है। तो चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ हुआ था हुमायूं के शासनकाल में। हुमायूं ने किया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगर पूछा जाए पराकाष्ठा पर मतलब चरमोत्कर्ष पर किसके शासनकाल में पहुंची? जहांगीर के शासनकाल में। और स्थापत्य कला का विकास किसके शासनकाल में हुआ? शाहजहां के शासनकाल में, याद रखिएगा। तो चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था, और मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के शासनकाल में ही पड़ी। अपने फारस एवं अफ़गानिस्तान में निर्वासन काल में उसने मीर सैयद अली और अब्दुल समद नामक 2 पारसी चित्रकारों की सेवाएं प्रदान प्राप्त की, जिसके द्वारा ही मुगल चित्रकला की शुरुआत की गई। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था। मुगल शासन में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? रुपया, दाम, टका, शमशी। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम। तांबे के सिक्के की बात हो रही है, तांबे का सिक्का दाम कहलाता था। तो मुगल काल में टकसाल के अधिकारी को दरोगा कहा जाता था, और टकसालों में सोने, चांदी और तांबे के सिक्के ढाले जाते थे। बात करें चांदी के सिक्के की, तो चांदी का सिक्का रुपया कहलाता था, और दाम अकबर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का था, जो रुपए मतलब जो चांदी के सिक्के के 40वें भाग के बराबर था। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। गुलबदन बेगम निम्नलिखित में से किसकी पुत्री थी? बाबर, हुमायूं, शाहजहां या इनमें से किसी और की? देखिए, गुलबदन बेगम बहन थी किसकी? हुमायूं की। और सीक्वेंस क्या है? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो ये पुत्री किसकी हो गई? बाबर की हो गई ना, अकबर की तो हुई नहीं। तो देखिए, गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। उसका जन्म हुआ था 1523 में, मृत्यु हुई थी उसकी 1603 में। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना हुमायूं नामा में ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? किसने किया था? दारा शिकोह फैजी, अब्दुल कादिर बदायूनी या फिर ताजुल माली? हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किसने किया? फैजी नहीं, दारा शिकोह नहीं है, अब्दुल कादिर बदायूनी भी नहीं है, ताजुल माली इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, अकबर के शासनकाल में हितोपदेश का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? मुफरी उल कुलुब के नाम से जाना जाने वाला ताजुल माली ने। तो 15 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट मेडाइवल हिस्ट्री के, मध्यकालीन भारत का इतिहास। इस तरह के प्रश्न पीसीएस के फेवरेट हैं, कुछ ऊटपटांग रहते हैं इसमें जो पूछ लिए जाते हैं। अच्छे से इसका रिवीजन करते रहिए, जुड़े रहिए। एक लाइक ज़रूर किया कीजिए टेस्ट के लिए। धन्यवाद।